हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मार्क्सवाद और मार्क्स के विचारों को हम पढ़ते पढ़ते उसके दो सिद्धांतों को पूर्ण कर चुके हैं। यूँ तो मार्क्स ने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, लेकिन उनमें से हम जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनका वर्णन करेंगे, जिसमें से हम दो सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में भी आया होगा कि क्या है वर्ग संघर्ष और क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इन दोनों सिद्धांतों को पढ़ने के बाद आज हम उसका तीसरा प्रमुख सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, और वो है मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या। मार्क्स का जो तीसरा प्रमुख सिद्धांत है, जिससे बोला जाता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें मार्क्स ने ये समझाने का प्रयास किया कि इतिहास की जितनी भी वर्णन जब हम करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सब का विकास हुआ है। धीरे धीरे ये विकसित रूप में आई है, लेकिन इनका विकास किस रूप में हुआ है? आर्थिक अवस्थाओं के बीच में ही इन सब का विकास हुआ है, और आर्थिक स्थिति इस रूप में हमेशा से मौजूद रही है, जिससे धीरे धीरे समाज के परिवेश में बदलाव आते चले गए। तो मार्क्स के अनुसार अब तक के इतिहास में, सबसे प्राचीन काल से अब तक के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो मार्क्स ने उसे 6 भागों में विभाजित किया है कि और उन 6 भागों में विभाजित करके उसने उसकी 6 अवस्थाएं बताई है मुख्य रूप से। तो पहली अवस्था उसने बताई है आदिम साम्यवादी अवस्था, दूसरी अवस्था है दास अवस्था, तीसरी अवस्था है सामंती अवस्था। ऐसे ही उसने अगली अवस्थाओं के बारे में 6 अवस्थाओं के बारे में पूर्ण चर्चा की है, और ये बताने का प्रयास किया कि ये 6 अवस्थाओं में से 4 अवस्थाएं गुजर चुकी है, और इन अवस्थाओं को गुजरे हुए काफी समय हो गया है। अब 5वीं और 6ठी अवस्थाएं आने वाली है। ऐसी अवश्य संभावना मार्क्स ने बताई थी कि भविष्य में ऐसा अवश्य होगा जब राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज होगा, जिसमें विश्व के जो 2 वर्ग हैं, 2 नहीं बल्कि एक ही वर्ग होगा, और वो होगा सर्वहारा वर्ग। अब तक जो हम उसके सिद्धांत पढ़ते चले आ रहे हैं, उन सिद्धांतों में उसने यही समझाने का प्रयास किया है कि क्या है कि विश्व में 2 ही वर्ग हैं, पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा इन पर आश्रित वर्ग जो श्रमिक वर्ग है। कभी उसे सर्वहारा वर्ग कहा है उसने, और कभी श्रमजीवी वर्ग कहा है। तो विश्व के ये जो वर्ग है 2 वर्ग, वो 2 वर्ग अंततः एक हो जाने हैं, जिसमें से पूंजीपतियों का अंत निश्चित है और सर्वहारा वर्ग की विजय निश्चित है। ऐसी भविष्यवाणी मार्क्स ने की है। तो आज हम आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो उसकी कोटेशन से शुरू करते हैं मार्क्स की। तो मार्क्स ने अपनी कोटेशन के माध्यम से समझाया है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के जीवन विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की आर्थिक अवस्थाओं से ही उत्पन्न होते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है, और मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं बल्कि केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। आर्थिक नियतिवाद के अनुसार मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं हैं, जिनमें से 4 अवस्थाएं समाज से गुजर चुकी हैं, शेष 2 अवस्थाएं अब आनी बाकी है। ये अवस्थाएं इस प्रकार से होती हैं। तो मार्क्स ने ये समझाने का प्रयास किया कि जो मानवीय क्रियाएं हैं, जो हमें नैतिकता के रूप में, कभी धर्म और राष्ट्रीयता के रूप में जो हमें दिखाई देती है, वो वास्तव में उन चीजों से प्रभावित
नहीं होगी। कि जो इतिहास हमें दिखाई देता है मानवीय क्रियाओं का, जिसमें नैतिकता, धर्म और राष्ट्रीयता मुख्य रूप से देखे जाते हैं, उनका प्रभावित होने की जो वजह है वो अर्थव्यवस्था है, उसकी आर्थिक व्यवस्था है जो उसे परिवर्तित कर देती है, ऐसा मार्क्स का मानना है। तो हम इसकी तीनों जो 6 अवस्थाएं उसने बताई, उसमें से 3 अवस्थाओं का आज हम वर्णन कर रहे हैं। और पहली अवस्था है आदिम साम्यवादी अवस्था। मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस समय जो जीवन था बड़ा ही सरल था, बड़ा ही आसान जीवन था। उस समय न निजी संपत्ति हुआ करती थी, न परिवार हुआ करता था और न ही विवाह जैसी कोई परंपरा हुआ करती थी। ऐसा क्यों होता था कि उस समय आदिम साम्यवादी अवस्था के समय जीवन बेहद आसान और सरल था, जिसमें केवल उत्पादन के साधन पत्थर के औजार और धनुष बाण हुआ करते थे, जिनसे केवल और केवल मनुष्य क्या करता था, पत्थर के औजार और धनुष बाणों से शिकार करना, मछली पालन करना और कंद मूल फल एकत्रित करना, ये भी उसके जीवन का मुख्य साधन होता था। यही उत्पादन के साधन हुआ करते थे। और व्यक्ति ने जब जीवन अकेले प्रारंभ किया तो जीवन बड़ा ही दुष्कर था। उस दुष्कर जीवन में उसका रहना संभव नहीं था, क्योंकि जंगलों में जंगली जानवरों से अक्सर उनकी मुठभेड़ हुआ करती थी और उस मुठभेड़ में मनुष्य हमेशा हार जाता था। इसलिए इस डर ने ही सामूहिक शक्ति के लिए सामूहिक जीवन में रहना उन्होंने प्रारंभ किया कि जंगली जानवरों की शक्ति से का सामना करने के लिए उन्हें एक संगठित जीवन जीना होगा। और उस संगठित जीवन में केवल पत्थर के औजार और धनुष बाण बनाए जाते थे, जिससे वे शिकार करते थे, मछली पालते थे, कंद मूल फल तोड़ कर लाते थे और सामूहिक उसका कार्य होता था और सामूहिक उपभोग वो लोग करते थे कि मिलकर शिकार करते थे, मिलकर ही कंद मूल फल लेकर आते थे और उनको सब मिल बांट कर खा लेते थे। तो वही संगठित जीवन था जो जंगली जानवरों के डर से प्रारंभ हुआ था। इस समय ना तो निजी संपत्ति का उदय हुआ था, निजी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं थी उस समय, क्योंकि संगठित प्रयास थे मनुष्य के जो शिकार खेलने से प्रारंभ हो रहे थे। और न विवाह जैसा कोई बंधन उस समय मौजूद था, और जब विवाह नहीं था तो न ही परिवार जैसी कोई स्थिति थी। तो परिवार जैसी कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं होने के कारण इस आदिम साम्यवादी अवस्था में शोषण का नाम और निशान नहीं था। उस समय शोषण बिल्कुल भी नहीं होता था और इसीलिए मार्क्स ने उसे आदिम साम्यवादी अवस्था का नाम दिया है। ये आदिम साम्यवादी अवस्था थी जहाँ पर चारों ओर समानता बिखरी पड़ी थी और उसी समानता का प्रयोग करके मानव ने अपने सरल सामान्य जीवन को जीना प्रारंभ किया था। यदि हम दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो वो अवस्था मार्क्स के अनुसार दास अवस्था थी। उस दास अवस्था में मनुष्य का जीवन थोड़ा सा और आगे बढ़ गया था और अब जीवन में खेती, पशुपालन और दस्तकारी जैसी चीजें प्रारंभ हो गई थी। पहले शिकार करना, मछली मारना और कंद मूल फल तोड़ना ही उनका जीवन का जरिया होता था, जीने का तरीका था। लेकिन अब उसके साथ साथ खेती, पशुपालन और दस्तकारी जैसी जीवन में उनकी चीजें जुड़ गई थी। तो खेती पशुपालन का अर्थ आप लोग समझते हैं। दस्तकारी का अर्थ होता है कि किसी भी चीज में ऐड वैल्यू, कि जैसे कोई सुंदर सी साड़ी है, साड़ी पे भी कढ़ाई कर दी गई तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। कोई ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र प्लेन सा है, यदि उस पर कोई दस्तकारी कर दी, कोई कारीगरी दिखा दी तो वो एक सुंदर चीज बन जाएगी। कि किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए उस पर जो एक्स्ट्रा कार्य किया जाता है उसे बोला जाता है दस्तकारी, जो पत्थर के औजारों में, मिट्टी के बर्तनों में और कई सारी जगह उस समय मौजूद थी, जिससे वो प्रत्येक
सुंदर प्रारूप में परिवर्तित करना ही दस्तकारी कहलाता है। तो खेती, पशुपालन और दस्तकारी के बढ़ जाने से क्या हो गया कि मनुष्य अब उसके सामने रुचि और योग्यता की बात आ गई कि वो शिकार करेगा, वो मछली मारेगा, कंदमूल फल तोड़ के लेके आएगा, खेती करेगा, पशुपालन करेगा या दस्तकारी जैसे विषयों को संभालेगा। तो इतनी सारी चीजें जब उसके सामने हो गई तो स्पष्ट रूप से क्या होने लगा कि श्रम विभाजन होने लगा कि अब श्रम को विभाजित कर दिया गया। श्रम विभाजन के आधार पर निजी संपत्ति का उदय हो जाता है। मार्क्स के अनुसार अब निजी संपत्ति का उदय हो जाता है, जिसमें स्पष्टतः हमें श्रम विभाजन दिखाई देता है कि किस कार्य को करने में ज्यादा मेहनत लगती है और व्यक्ति की रुचि या योग्यता उसे कहाँ तक बढ़ावा देती है। तो जैसे जैसे इस अवस्था का बढ़ाव होता गया, बढ़ता चला गया, वैसे वैसे कुछ समाज में ऐसे लोग थे जो उत्पादन के साधनों पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। जिन लोगों ने उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य जमा लिया, उन लोगों ने बलपूर्वक लोगों से वे काम करवाने शुरू कर दिए जिनकी इच्छा चाहे से वे न रखते हों। तो शक्तिशाली लोगों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य जमा लिया और कुछ लोगों से वे बलपूर्वक कार्य करवाने लगे, जिससे दास प्रथा का उदय हो गया। कि धीरे धीरे दास प्रथा का उदय हो गया और अब समाज में ये स्पष्ट रूप से नजर आने लगा कि ये स्वामी है और ये दास है। यानी कि श्रम विभाजन ने स्वामी और दास का जो प्रारूप था वो स्पष्ट रूप से चालू कर दिया था। ये समय काफी ज्ञान का भी रहा है। उस समय साहित्य और दर्शन का भी विशिष्ट ज्ञान लोगों को होने लगा था। साहित्य और ज्ञान की परिभाषाएं बदलने लगी थी और लोग अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। यानी दास प्रथा काफी एक सुदृढ़ और एक उज्जवल प्रथा थी जो धीरे धीरे लगातार बढ़ती ही जा रही थी, ऐसा मार्क्स का मानना है। उसके बाद में तीसरी अवस्था आती है जिसे मार्क्स ने सामंती अवस्था कहा है। ये सामंती अवस्था थोड़ी और भी अधिक बेहतर थी और इस समय खेती, पशुपालन और दस्तकारी के अलावा भी और भी नए नए कार्य होने लगे थे। जैसे लोहे के हल बन चुके थे, हथकरघा बन चुका था, कृषि और बागवानी, कपड़ा उद्योग जैसे नए उद्योग भी इस समय शामिल हो गए थे। क्योंकि जैसे ही पहिए का आविष्कार हो गया था, हथकरघा बन गया था, कपड़े का उद्योग चालू हो गया था, उसी हिसाब से लोहे के हल जो बनने चले गए थे, वो सारी चीजें मिलकर फिर से श्रमिकों में एक प्रकार की विशेष रुचि और योग्यता को वो लोग देखने लगे कि जो व्यक्ति जिस कार्य में अधिक रुचि रखता है, जिस कार्य को वो बेहतर तरीके से अपना सकता है, उन कार्यों को वो व्यक्ति करने लगा। तो धीरे धीरे इस अवस्था में जब लोहे के हल, हथकरघा, कृषि, बागवानी और कपड़ा उद्योग जैसे उद्योग धंधे जब सामने आने लगे तो ऐसे समय में श्रमिकों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, क्योंकि इन समस्त कार्यों को पूर्ण करने में श्रमिकों की मुख्य आवश्यकता थी और वो मुख्य आवश्यकता रुचि और योग्यता के अनुसार ही विभाजित भी थी। जहाँ दास अवस्था में बहुत सारे जो उत्पादन के साधनों पर जिन लोगों ने स्वामित्व स्थापित कर लिया था, वो लोग अब धीरे धीरे सामंत बन बैठे थे। सामंत वही थे जिन्होंने उत्पादन के साधनों पर, भूमि पर, भवन पर और मशीनरी जो उस समय मौजूद थी, उन सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया और जो लोग दास बन चुके थे उनसे बलपूर्वक कार्य करवा कर वो अब शोषण और अत्याचार की कहानी भी लिखने लगे थे। कि इस समय शोषण और अत्याचार प्रारंभ हो गया था, सामंती अवस्था का पूर्ण रूप से प्रारंभ हो गया था और इन सामंतों ने उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था और इससे
फिर से वह समाज में दो वर्ग के रूप में विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, और वो विभाजन था शोषक और शोषित का। शोषक वो लोग थे जो सामंती वर्ग में आते थे, जो लगातार बलपूर्वक लोगों से, दासों से या शक्तिहीनों से बलपूर्वक कार्य करने की क्षमता रखते थे, और वो बलपूर्वक उनसे कार्य करवाते थे। तो वो था शोषक वर्ग, और शोषित वर्ग वो था जिसके पास श्रम के अतिरिक्त, कार्य करने के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं था कि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके। तो ये श्रम विभाजन ने, शोषक और शोषित के अलगाव ने क्या उत्पन्न कर दिया, एक संघर्ष उत्पन्न कर दिया, क्योंकि दोनों ही मार्क्स के अनुसार विरोधी विचारों के वजह से ये लगातार संघर्ष उत्पन्न हो चुका था। तो पुनः हम लोग शॉर्ट में इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मार्क्स के इस सिद्धांत को इतिहास का की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियंत्रणवाद का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें मार्क्स ने बताया कि मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म, राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती, वरन आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। और इस आर्थिक तत्वों की जो कहानी है, उसी अवस्थाओं को मार्क्स ने 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है, और मार्क्स के अनुसार उनमें से 4 अवस्थाएं गुजर चुकी है और 2 अवस्थाएं आनी बाकी है, जो राज्यविहीन, वर्गविहीन समाज की रचना करता है। ऐसे अवश्यम भावनाएं मार्क्स ने बताई है। और जो 3 आज हमने उस अवस्थाओं को पढ़ा है, वो है पहली आदिम साम्यवादी अवस्था, जिसमें ना निजी परिवार था, ना विवाह था, ना निजी संपत्ति थी। इसलिए मार्क्स ने उस सामान्य सरल जीवन को आदिम साम्यवादी अवस्था का नाम दिया है, जहां पर समानता चारों ओर बिखरी पड़ी थी। और दूसरी अवस्था थी दास अवस्था, जिसमें पशुपालन, खेती और दस्तकारी जैसे बहुत सारे कार्य और उपस्थित हो गए थे, जिससे बलपूर्वक जो लोग कार्य करवाने लगे वे स्वामी की श्रेणी में आने लगे, और जो लोग निर्बल थे या शक्तिहीन थे वो लोग दासों की श्रेणी में आने लगे। तीसरी अवस्था सामंती अवस्था कहलाने लगी, जिसमें श्रमिक अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार कार्य करने लगे, कार्यों के प्रकार बढ़ने लगे, और उन प्रकारों ने सामंती अवस्था में 2 वर्ग में पुनः उसका विभाजन कर दिया। और वो विभाजन किस रूप में चलता है? वो विभाजन चलता है कि उत्पादन के साधनों पर जिन लोगों का आधिपत्य था, वो लोग सामंत बन बैठे, और जिन लोगों के पास उत्पादन के साधन तो नहीं थे, लेकिन श्रम बेचकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम थे। तो ऐसे समय में जो समाज था वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, शोषक और शोषित। शोषक लोग वही थे जो सामंती अवस्था में सामंत बन बैठे थे, भवन, भूमि और संपत्ति पर उनका आधिपत्य था, और इस आधिपत्य ने निरंतर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। और शोषक और शोषित के विभाजन और उनके संघर्ष को ही मार्क्स ने क्या कहा कि ये अवस्था सामंती अवस्था थी, जो दास अवस्था से भी काफी भयंकर रूप में दिखाई देती है। कि दास अवस्था में इतनी शोषण की कहानियां मौजूद नहीं थी जो सामंती अवस्था में दिखाई देती है। शोषक और शोषित का जो संघर्ष सामंती अवस्था में झेला गया है व्यक्तियों के द्वारा, वो काफी बहुत ज्यादा बलपूर्वक वो कार्य करवाते थे। इसलिए सामंती अवस्था दास अवस्था से काफी गंभीर परिस्थितियों में उत्पन्न हुई भी अवस्था थी। आज हम इन 3 अवस्थाओं का ही वर्णन करेंगे, कल हम बाकी की 3 अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।